वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कलअदम तंजीम के एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली पर गौर। मुजाहिरीन को जहलम से आगे किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। पेशावर जीटी रोड को भी बंद करने का फैसला। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती न की जाए। रावलपिंडी में ट्रैफिक का बुरा हाल। मरी रोड मुकम्मल तौर पर बंद। फैजाबाद तक रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। मरी रोड और मुल्हिका शाहराहों पर कारोबारी मराकज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैंक्स बंद। तालीमी इदारों में भी छुट्टी। जीटी रोड वजीराबाद से जेहलम तक 5 मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी मुसीबत में पड़ गए। वजीर आला पंजाब ने कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात पर अहम इजलास बुला लिया। हमारा मुतालबा आम इंतखाबात कराना है। इस सूरत में हम बल्दियाती इंतखाबात में कैसे जा सकते हैं? धांधली से आने वाली हुकूमत कैसे बल्दियाती इंतखाबात करा सकती है? हम इन इंतखाबात को कबूल नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, ये लोगों को इस्लामाबाद आने से रोक रहे हैं। एहतजाज करना कलअदम तंजीम का जमहूरी और कानूनी हक है। पीटीएम 31 अक्टूबर को डीजी खान में पावर शो करेगी। महंगाई के खिलाफ एहतजाज और जलसा होगा। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ जलसे में शरीक होंगे, खिताब भी करेंगे। नस्ला टावर धमाके से ही गिरेगा। कमिश्नर कराची ने 15 मंजिला नस्ला टावर को बारूदी मवाद से गिराने के लिए अखबारात में इश्तिहार छपवा दिया। दिलचस्पी रखने वालों को 3 रोज में कमिश्नर कराची ऑफिस से राब्ता करने की हिदायत। किराएदारों ने अपना सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है। इमारत के गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन 1 रोज पहले ही काट दिए गए। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल मुतासरीन से यकजहती के लिए पहुंचे। कहा, सबका बस कराची वालों पर ही चल रहा है। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन के चोर चोर के नारे। ऐवान मछली बाजार बन गया। हमजा शहबाज कहते हैं, 3 साल में कातिल महंगाई ने 70 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐवान के बाहर सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन के नरखे में आ गए, खूब नारे लगाए। सोने और डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर। सोने फी तोला कीमत 7,800 रुपए से घटकर 1,24,200 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 48 पैसे की कमी। नई कदर 172 रुपए 78 पैसे हो गई। जाली कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सेल ने बताया कि मुल्जिमान बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को जाली सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। गिरोह के कारिंदे वैक्सीन भी तब्दील कर देते थे। मुल्जिमों में लेडी हेल्थ वर्कर भी शामिल। आम खबर, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद हो गए। आम खबर, ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग का वाकया, जिसकी जद में आकर 2 अहलकार शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों ने कोरम के इलाके में सरहद पर बाढ़ पार करने की कोशिश की। ISPR की जानिब से जो तफसीलात बताई गई, उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कार्रवाई को नाकाम बनाया। फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 अहलकार शहीद हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग का वाकया, जिसमें 2 अहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने कोरम के इलाके में सरहद पर बाढ़ पार करने की कोशिश की थी। फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को आगाह कर रहे हैं। ये छठा मौका है। 2015 में तरीके लब्बैक जो इसको कायम किया था, और उसके बाद इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। ये जो लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से, देखिए, आइडिया रखना हर एक का हक है।
कोई भी आप आइडिया रख सकते हैं, आप उसके हक में हो सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि अगर आप मेरा आइडिया नहीं मानेंगे तो मैं आप पे बंदूक लेके चढ़ दौड़ूंगा, ये तो नहीं हो सकता। इस तरह तो रियासत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार कि वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे, तो फिर तो रियासत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आज की काबीना की मीटिंग में ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। और यहाँ मैं ये आपको बता दूँ, ये लोगों को जिनको गलत फहमी है, पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे धूल चटाई है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे, और पहले भी जिन्होंने रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलत थे। और आज ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के आपके पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करें। और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, पहले 6 दफ़ा ये तमाशा लग चुका है और हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है, और उसकी वजह बड़ी सीधी सादी है। वो ये है कि हम चाहते नहीं हैं कि यहाँ पे कोई लोगों का खून बहे। इनकी जो एक क्लास है, जो एक लीडरशिप की जो एक कुछ लोग हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के जान जाने से, बल्कि वो तो चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर खून। इनकी जो एक क्लास है, जो एक लीडरशिप की जो एक कुछ लोग हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के जान जाने से, बल्कि वो तो चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर खून बहे। वो तो चाहते हैं कि यहाँ तमाशा लगे। अब पिछली दफ़ा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में, और 49 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोगी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? आप इधर से निकल के आपने जीटी रोड बंद कर दी, उधर से फलानी सड़क बंद कर दी, तो हम कितनी देर आपका लिहाज करेंगे? तो बड़ी वाज़ेह बात है, हमने फैसला कल वज़ीर आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और तमाम मुतल्लिका हुकाम ने उसमें शिरकत की, और एक वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालदम तहरीक लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है, उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें, और इस तहरीक को हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ख़ात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद आईजी पंजाब जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऑपरेशन की डिटेल जो हैं वो उससे आगाह करेंगे, और फिर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो भी, उनको भी वज़ीर आज़म साहब ने हदायत दी है कि वो कौम को लम्हा ब लम्हा जो भी मामलात हैं उनसे आगाह रखें। अब तक जिस तरह मैंने आपको कहा, हमने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, एक जगह के ऊपर भी किसी सिविलियन को जो है वो उस तरीके से नहीं रोका गया, ना ही हमने कहीं पे ताकत का इस्तेमाल किया है। और मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग जो यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं, आप अपने रवैयों के ऊपर अभी नज़रसानी कर लें। उनमें कुछ लोग मीडिया के भी हैं, और
یہ جو فیک نیوز پھیلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لیا ہے، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے اور وی ول کم ہارڈ آن یو. سو بعد میں پھر ہم سے گلا نہ کہیے گا کہ فلانے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ پاکستان کی ریاست کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے شہریوں کی زندگی کا سوال ہے. سو دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ جس کے اوپر ہمیں جانا پڑا. سو اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں فیک نیوز کو پھیلانے اور یہ بتانے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور پھر ابھی ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں سے کئی، ایک تو ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے. ہم ان ملکوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے اور پی ٹی اے کو اس سلسلے میں واضح ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں فیک نیوز پھیلانے، ان کے اوپر بھی وی ول کم ہارڈ آن دیم. اب آئیے آج کی کابینہ کی میٹنگ کی طرف. کابینہ میں آج حسب معمول پہلے جو معاملہ ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شروع ہوا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو آج ہم یہ خط لکھ رہے ہیں پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کی طرف سے کہ جو اگلا الیکشن لاہور میں آ رہا ہے اس کو ای وی ایم کے اوپر کرایا جائے تاکہ آپ تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ بھی لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک کام جو ہے وہ پتہ بھی چلے گا اس کے اوپر کانفیڈنس کیا ہے. سو الیکشن جو ہے لاہور کا وہ ہماری درخواست یہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ اس کو ای وی ایم کے اوپر کرائیں. اسی طریقے سے جو دو اور الیکشن جو ہیں وہ فیڈرل چیمبر آف کامرس کا اور کے پی ٹی کا الیکشن جو ہے وہ بھی ای وی ایم کے اوپر کرانے کی تجویز ہے. وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو سندھ حکومت کا کنٹرول ہے اشیاء کی قیمتوں کے اوپر وہ بہت ہی آپ سمجھیے کہ کم ہے. اور ہم نے سندھ حکومت کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ گندم ریلیز کریں، وہ گندم ریلیز نہیں کی. اب اس وقت جو ہے وہ گندم جو ہے وہ 380 روپیہ آٹا جو ہے وہ 20 کے جی کا جو آٹا کے تھیلا ہے وہ 380 روپیہ پنجاب سے مہنگا ہے اور تقریباً 350 روپیہ کے پی سے مہنگا ہے اس وقت جو سندھ میں جو آٹے کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو دالیں ہیں وہ بھی اس وقت سندھ میں جو ہیں اور خصوصاً کراچی میں جو ہیں وہ باقی ملک سے مہنگی ہیں. اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اب اس کے بعد جو پی بی ایس کا ڈیٹا ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو صوبائی جو پہلے یہ پورے ملک کا پی بی ایس ڈیٹا جو ہے وہ نکلتا ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو صوبائی ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس صوبے میں کیا قیمتیں ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں گے تو جو تمام ہماری اشیاء ہیں ان میں پنجاب کی جو قیمت ہے وہ سب سے کم ہے اور سندھ کی قیمت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایک اوور آل انفلیشن جو ہے وہ آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف جلوس نکال رہے تھے، تو میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر انفلیشن کا جو معاملہ ہے اس کو روکنا صوبائی حکومت کا کام ہے. تو مراد علی شاہ صاحب جب مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب سے جا کے پوچھیں کہ یہ چیزیں پنجاب سے خیبر پختونخوا سے کیوں مہنگی ہیں اور ان کے جو کنٹرولز ہیں وہ کیوں وہاں پہ نہیں ہیں. سو یہ سندھ حکومت جو ہے اس کو دیکھے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو وہ چلا سکتے ہیں. اچھا جی، تھوڑا سا سمپل یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ آج ریجنل پرائسز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو ریجنل پرائسز میں سوائے جو گھی ہے جو کہ ہندوستان میں کوئی 20 روپے ہم سے سستا ہے، باقی تمام چیزیں اس ریجن میں پاکستان ابھی بھی اس ریجن میں سب سے سستا ملک ہے جب آپ اس کی ریجنل پرائسز کمپیریزن کرتے ہیں. ریجنل پرائسز کمپیریزن آپ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ ہندوستان سے کر رہے ہیں اور آپ بنگلہ دیش سے کر رہے ہیں اور آپ سری لنکا سے کر رہے ہیں. تو ان تمام ریجنز میں جو 3-4 جو بنیادی چیزیں ہیں یعنی گندم ہے، گھی ہے، اس کے علاوہ پیٹرول ہے، یہ چیزیں ان ریجنل ملکوں میں پاکستان سے زیادہ ہیں اور باقی ان تمام ریجن میں پاکستان جو ہے وہ سب سے سستا ملک ہے. اور اس کو ہم ہفتہ وار آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے کہ باقی ریجن میں کیا قیمتیں جا رہی ہیں اور کیسے یہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ
आगे बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन के। इसी तरीके से वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने काबीना को ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने और इजारादारी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम के ऊपर ब्रीफिंग दी है। और हमारा ख्वाहिश ये है कि ये जो छोटा फार्मर है इसको हम इक्विप करें कि ये जदीद मशीनरी पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सके और इसको जो मॉडर्न फार्मिंग है उसकी तरफ लेके आया जाए। इसके साथ साथ गंदम की जो कम से कम कीमत है उसके ऊपर भी बातचीत हुई है और सोमवार तक इसका जो फैसला है कि गंदम की जो इमदादी कीमत है उसका फैसला सोमवार तक डिले किया गया है और सोमवार को ये दोबारा इसके ऊपर जो है वो मीटिंग होगी और इंशाअल्लाह ताला एक गंदम के ऊपर कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन जो है वो करके हम लाएंगे। हम सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि इस हुकूमत के दौर जो पिछला तकरीबन 3 साल है इसमें गंदम की कीमत में 500 रुपये तक की इमदादी कीमत में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से जो किसान है वो पहली बार एक तो गंदम हमारी जो है इस वक्त हम दुनिया में 7वें बड़े प्रोड्यूसर हैं गंदम के और इस बार जो गन्ने की पैदावार आ रही है, मकई की पैदावार आ रही है, वो भी बम्पर क्रॉप है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले साल 1100 अरब रुपया गया था। इस साल फिर हमें उम्मीद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में दोबारा जो है वो बहुत बड़ा पैसा जो है वो जाएगा, जिससे यकीनन आम जो किसान है उसको फ़ायदा होगा। वज़ारत काबीना ने जो कौमी हवाबाजी पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। एक शुरू से वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये मानना था कि जो हमारी आबादी का जो दबाव है उसकी वजह से जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो फैल रही हैं और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी हमारा जो घर बनाने का जो तरतीब है वो ये है कि हम हॉरिजॉन्टल घर बनाते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर उसको बड़ा करते हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं लेके जाते। और उसमें सबसे बड़ा मसला था कि हमारे हवाबाजी के जो शोबा जो है या जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ हैं और जो हमारी ये जो हाउसिंग सोसाइटी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो इजाज़त नहीं देती थी वर्टिकल बिल्डिंग्स की। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये एम्फेसिस है कि आप वर्टिकल बिल्डिंग्स की इजाज़त दें ताकि ऊपर बिल्डिंग्स जाएं और फैले ना, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बचे। अदरवाइज़ हम एक फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका हम शिकार हो रहे हैं और ये बहुत ही अहम है कि इस चीज़ को हम लेकर आगे चलें। अच्छा, इसके सब बाद काबीना ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के बोर्ड में 1 साल की मुद्दत के लिए मेम्बरान तैनात करने की मंजूरी दी है। मंदरजा झेल मेम्बरान है इसके, प्राइम एडवाइज़र कॉमर्स के, फिर सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्री, सदर फैसलाबाद चैम्बर, चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन, चेयरमैन पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन, चेयरमैन पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स, चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और ख्वाजा मोहम्मद अनीस महमूद ग्रुप और आरफ नदीम